हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। रिप्लेनिश मतलब क्या होता है, वापस से अवेलेबल करवा देना। ठीक है, रिप्लेनिश मतलब फिर से। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो किसान है, फार्मर्स है, वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं सॉइल में। ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो किया उन्होंने सॉइल में, तो सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं छोटे छोटे कम कम अमाउंट्स में। तो उनमें उनकी ही वजह से प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन एक बार सॉइल में कोई फसल हमने लगाई, एक फसल लगाई, फिर उसके बाद एक और फसल लगाई, तो धीरे धीरे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं, वो खत्म होने लगेंगे। कैसे? जैसे अगर आप अपने घर में दाल, चावल, सब्जी, आटा सब ये सब ले आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसको कंज्यूम भी करते हैं ना हमेशा। तो कंज्यूम हो जाता है तो खत्म हो जाता है, तो उसको फिर से दोबारा लाना पड़ता है ना, वापस से आपको मार्केट जाकर के फिर से सब्जी लानी पड़ती है, फिर से दाल, चावल, आटा ये सब लाना पड़ता है, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा तो फिर आप क्या खाओगे। वैसे ही सॉइल के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन क्रॉप आफ्टर क्रॉप, एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी फसल के तीसरी फसल, ऐसे करने से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है तो सॉइल्स में उन न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे रिप्लेनिश करते हैं, फिर से कैसे उस सॉइल के अंदर और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लाते हैं। अब ये सॉइल तो मार्केट के से जाकर के अपने लिए न्यूट्रिएंट्स खरीद के लाएगी नहीं। ठीक है, कैसे? तो हाँ, दो तरीके से हो सकते हैं ये न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट। एक तो नेचुरल तरीके से, नेचुरली भाई नेचर भी अपने आप को मेंटेन करती है ना। और एक है कि आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि हमें जो फसल लगानी है उस फसल में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको हम एज ए फर्टिलाइजर के फॉर्म में जो है सॉइल में छिड़क दे, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर आ जाएगा। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसको समझाया गया है। सो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स? आपने देखा होगा कि किसान, टीवी में देखा होगा, अगर असली में नहीं देखा तो किसान अपनी फसल में मैन्योर और फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं। और गार्डनर्स, कुछ नहीं तो गार्डनर्स को देखा होगा कि वो जो गार्डनिंग करते हैं, फूल पौधे और जो फ्रूट्स के पेड़ लगाते हैं, वो सब अपने खेतों में मैन्योर या फर्टिलाइजर छिड़कते हैं। सो यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। इवन गमलों में भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो हम अलग से उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है या यूरिया, इस तरह की चीजें डालते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें, है ना। क्योंकि प्लांट्स को भी उन न्यूट्रिएंट्स की बार बार जरूरत पड़ती है। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? आप जानते हैं ये क्यों किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स उनका भी खत्म हो जाता है, उनको दोबारा से उस न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा इससे पहले की वीडियोस में कि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो कि वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से। ठीक है, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मतलब कम होते जाता। ठीक है, डिक्लाइन होते जाता, हमेशा कम होने लगता है जैसे जैसे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, नई नई फसलें लगाते हैं। सो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स और फर्टिलाइजर जो कि हमें इंडस्ट्री से मिलते हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नाइट्रोजन वाला न्यूट्रिएंट चाहिए होता है प्लांट को, पोटेशियम चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में रहती हैं, जिसको कि हम जब खेत में छिड़कते हैं तो प्लांट्स उनको रूट्स के थ्रू एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल। इसीलिए इन न्यूट्रिएंट्स का हर थोड़े दिन बाद खेत में छिड़काव करना जरूरी है, ताकि प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। सो वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो अगर हमें अपनी अच्छी पैदावार करनी है, या हमने कोई पौधा लगाया है गार्डन में या अपने गमले में, तो उनकी देखभाल के लिए हमको इन न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबल करवाना बहुत जरूरी है, तभी वो अच्छे से ग्रो करेंगे। सो यूजुअली मतलब ज्यादातर, यूजुअली क्रॉप्स plant absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. जनरली जब हम कोई क्रॉप लगाते हैं
तो सॉइल में नेचुरल तरीके से भी बहुत सारा नाइट्रोजन रहता है, हमें हर बार छिड़कना नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन एक जो बहुत जरूरी चीज है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं प्लांट्स को तो नाइट्रोजन कम पड़ने लगता है, इससे हमारी यील्ड जो है इफेक्ट होती है। पर हमें यील्ड तो नहीं करनी कम, क्योंकि हमारे पास तो एक लार्ज पॉपुलेशन है फीड करने के लिए, इसीलिए हम आर्टिफिशियल तरीके से नाइट्रोजन उनको अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरल तरीके से जो हमारे एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन गैस है उसको प्लांट्स एज सच यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हर किसी का एक फॉर्म होता है ना खाने को, जैसे कि अगर मैं चिकन है तो मैं कच्चा तो चिकन नहीं खा सकती हूँ ना, मैं उसको प्रोसेस करके उसको पका के खाऊंगी, है ना, कच्चा तो नहीं खा सकती। वैसे ही नाइट्रोजन गैस ऐसा तो 78% है इन्वायरमेंट में, लेकिन प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, वो उसको नाइट्राइट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि पहले उसको सॉइल में आना जरूरी है। तो इसलिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में ऐसे रहते हैं जो कि इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन गैस को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और फिर प्लांट्स उस नाइट्राइट को एब्सॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। ओके, सो यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में है एनवायरमेंट में, इन प्लेंटी इन एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं, बट वो नाइट्रोजन को एज सच कार्बन डाइऑक्साइड की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, सीधे डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नहीं ले सकते हैं। सो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म के फॉर्म में चाहिए, वो रूट्स के थ्रू ही ले सकते हैं नाइट्रोजन को, और नाइट्राइट के फॉर्म में ले सकते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, जैसे मैंने कहा सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, तो उनमें से एक बैक्टीरिया है जिसको कि हम कहते हैं राइजोबियम, ठीक है। ये राइजोबियम एक खास तरह का बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, लेग्यूम प्लांट क्या होते हैं, जो दालें होती हैं, जैसे रहर की दाल, चने की दाल, ठीक है, सोयाबीन, ये सब जो दालें, इनकी रूट्स के अंदर लेग्यूम्स बने रहते हैं, उन लेग्यूम्स के अंदर ये राइजोबियम रहता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट लाया है क्रॉप रोटेशन का, कि एक बार ये आप नॉर्मल कोई क्रॉप लगाइए, उसके बाद आप कोई लेग्यूमिनस प्लांट्स की क्रॉप लगाइए। लेग्यूमिनस प्लांट्स की क्रॉप लगाने से क्या होगा कि जो भी नाइट्रोजन कम हुआ होगा सॉइल से, वो नेचुरल तरीके से राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से अपने आप फिर से रिप्लेनिश हो जाएगा। तो ये एक नेचुरल तरीका है वापस से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को रिप्लेनिश करने का। सो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म, ठीक है। सो बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब राइजोबियम रूट लेग्यूम्स में रहता क्यों है, क्योंकि राइजोबियम खुद से खाना नहीं बना सकता है। तो राइजोबियम को क्या बेनिफिट मिलता है, राइजोबियम को जो प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट्स है, उससे उसको फूड मिलता है, ठीक है, उससे उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, चने, पी, मटर, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के अंदर नोड्यूल बना करके रहता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है और बदले में प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सो इन टर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे thus have a symbiotic relationship। अगर आपसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल पूछे तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जांपल है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, और ये एसोसिएशन फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उनको आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजर जो छिड़कते हैं उसमें कम छिड़कना पड़ता है, तो वो कॉस्टली भी होता है, तो इससे उनका कॉस्ट भी बचता है, ठीक है, और नेचुरल तरीके से उनकी सॉइल में नाइट्रोजन का रिप्लेनिशमेंट भी हो जाता है। सो दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन एज फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, ज्यादातर जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ज्यादातर दालें जो लेग्यूमिनस प्लांट से आती है, जैसे चना, रहर, मटर, है ना, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। सो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। अगर हम समरी देखें कि इस चैप्टर में हमने देखा कि ज्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक, उसके अलावा कुछ प्लांट्स, बहुत कम प्लांट्स पैरासिटिक होते हैं या सेप्रोफिटिक होते हैं।
So they derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs. जो सारे के सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि हम तो कभी भी अपना खाना नहीं बना सकते खुद से. Since they depend on plants and other animals for food, can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? तो हम कह सकते हैं क्या कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस करते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो अपने न्यूट्रिशन का इंसेक्ट्स को जो है वो डिराइव करके ले सकते हैं. तो यस, वी कैन से कि दे आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स क्योंकि वो एनिमल्स को भी फीड करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. तो दे कैन बी कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और द पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा एंड यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच.